हेलो, हाय लर्नर्स। तो क्लैट पीजी, अगर आप एलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी और एलएड की जो तैयारी है वो साइमल्टेनियसली होती है। दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल लगभग सेम ही हैं, तो यानी कि आपको डबल बेनिफिट मिल रहा होगा। मेहनत करोगे एक के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली जब आप दो पेपर दोगे तो एक पेपर क्लियर हो ही जाएगा। अब जनरली ये होता है कि क्लैट पीजी का पेपर पहले होता है, उसके बाद आपका एलएड पीजी का पेपर हो रहा होता है। तो जब हमें ना क्लैट पीजी में ये समझ में आता है कि यार ये वाला पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसे में एलएड का जो फॉर्म है वो आपको एक तरीके से प्लान बी की तरह काम करता है। हमेशा जो एलएड जो होता है वो आपका प्लान बी की तरीके से काम करता है। एलएड कौन लोग देना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी जितने भी सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लैट पीजी का फॉर्म भरते हैं तो आपको साथ में एलएड पीजी का भी देना पड़ता है, दे देना चाहिए, फॉर्म भर देना चाहिए। अब उसी चीज़ के साथ में अगर हम एलएड की बात करें तो ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके कॉलेज के लिए एनएलयू दिल्ली के लिए वो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जिसे एलएड पीजी बोला जाता है। अब अगर इसी चीज़ के साथ बात करें, इस एग्ज़ाम और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो क्या क्या है, तो पहले इसमें 1 घंटे का पेपर होता था, 60 मिनट्स का पेपर, 90 मिनट्स का पेपर होता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के कर दिया है 120 मिनट्स। इस 120 मिनट्स में आपको सिर्फ करने हैं 100 क्वेश्चन, यानी कि क्लैट पीजी के मुकाबले में एलएड पीजी का जो पेपर है वो काफ़ी ईजी आता है, क्योंकि हमें क्लैट पीजी में 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, प्लस पैराग्राफ भी रीड करना होता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 100 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, पैरा बेस्ड नहीं आएंगे। उसी चीज़ के साथ में आपको एडिशनल 20 मिनट्स मिल रहे हैं, यानी कि 120 मिनट्स में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर सही क्वेश्चन करोगे, अटेम्प्ट सही है, करेक्ट आंसर पर मिलेगा आपको 1 मार्क, और जितने भी आंसर गलत होंगे उस पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो अच्छे से करना है, आपका क्रिमिनल लॉ जो है वो नया आ चुका है वो अच्छे से करना है, टॉट करना है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ करना है, और साथ में लीगल थ्योरी करनी है। लीगल थ्योरी का मतलब है आपको मैक्सिम्स पता होने चाहिए, आपको डॉक्ट्राइन पता होने चाहिए। तो ये बेसिक जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें कि मैडम लास्ट के, अब होता क्या है कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लैट पीजी के लिए आप तैयारी करो, साथ में एलएड पीजी का पेपर जो है वो एडिशनली दे देना, तो ऐसे केस में जब आपका क्लैट का पेपर हो जाता है, अब आपको एलएड का देना है, तो ऐसे आप में उस लास्ट के 10 से 15 दिन में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट के जो 10 से 15 दिन होते हैं ना, वो आपका क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। अगर लास्ट के 15 दिन में आपने पढ़ाई छोड़ दी, या फिर गलत चीज़ पढ़ी है, या फिर वो चीज़ें पढ़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो ऐसे में आपका पेपर पूरे साल अच्छा होने के बाद भी, पूरे साल सारे मॉक में अच्छा करने के बाद भी हो सकता है एंड टाइम पर आपकी चीज़ें बिगड़ जाए। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप क्लैट पीजी के लिए तैयारी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसकी ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसमें 25 से 30% आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है। इसी चीज़ के साथ में क्रिमिनल लॉ आपका 20 से 25% आता है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो 15 से 20% आता है। अब इसमें ना सिर्फ आपको डायरेक्ट पढ़ना है, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि लाइव लॉ, आपको वेबसाइट्स भी बताऊंगी, उन पर आपको जो जो आर्टिकल मिल रहा है इन तीनों से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल मिल रहे हैं वो आर्टिकल ज़रूर पढ़ कर जाना। साथ में जो अमेंडमेंट्स और जजमेंट हुए हैं, यानी कि इस साल के प्लस पिछले साल के, तो इन दोनों सालों के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी जजमेंट आए हैं, इन तीनों से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से वो भी आपको पढ़कर जाने हैं। फिर उसके बाद आपको साथ में देखना है कि भाई रीसेंट ट्रेंड क्या क्या है, यानी कि कौन से पेपर पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, किस तरीके के लैंडमार्क जजमेंट ज़्यादा करे जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी।
उसके तो अगर हम देखें तो आपको एक और चीज़ क्या देखनी है, रीसेंट ट्रेंड्स भी देखकर चलने हैं कि किस तरीके के लैंडमार्क जजमेंट आ रहे हैं। अब देखना होता क्या है कि बीच में एक साल आया था जिसमें फैमिली लॉ के जजमेंट से ज़्यादा पूछे गए थे। किसी साल पर है ना लैंडमार्क जजमेंट जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हर बार अलग अलग है, लेकिन अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल और साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिवाइड कर रखा है तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है। अब क्योंकि 9 महीने बाकी हैं और 9 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, तो ऐसे में इन 9 महीने को आप है ना काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ इस वाली चीज़ों से चेंज करा जाता है। तो सबसे पहला गीता भागवत पुराण आपके लिए क्या माना जाएगा, बैर एक्ट माना जाएगा। तो जितना भी आपके बैर एक्ट है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फैमिली लॉ में कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और इनके बारे में जो जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो ज़रूर पढ़नी है। साथ में बैर एक्ट में आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ की बोल देती हूँ, तो क्रिमिनल लॉ में आपको अलग से एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। वो इलस्ट्रेशन से ज़रूर पढ़ कर जाना, कई बार वैसा का वैसा इलस्ट्रेशन आता है और आपसे सवाल पूछा जाता है। तो है ना बैर एक्ट को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये वाली चीज़ अगर आप पढ़ कर जाओगे तो आपको पेपर आसान लगेगा। आज के टाइम पर जब सब लोग अपने नोट्स बेचना चाहते हैं और ख़ुद को अपना फेमस करना चाहते हैं एज ए कोचिंग, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब इन सेंस कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका मटेरियल ईजी होता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आएगा। वो कहाँ से आएगा, वो बेसिकली आएगा आपका बैर एक्ट से। और जब बच्चे बैर एक्ट ही नहीं पढ़ते हैं, उसके इलस्ट्रेशंस ही नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें पेपर ऑटोमेटिकली टफ लगने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, फैमिली लॉ पढ़ रहे हो, इन सब में आपको क्या पढ़ना है, बैर एक्ट, और उसके भी आपको इलस्ट्रेशंस पता होने चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना। अब अगर हम किताब की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए MP जैन वाली जो बुक अच्छी है। फिर उसके बाद रतन लाल एंड धीरज लाल वाली जो बुक है वो आपके लिए, अगर क्रिमिनल लॉ है तो उसके लिए ठीक है। आप साथ में एक और जो है उसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, तो आपको है ना किताबें 2 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी। एक रीडिंग वाली किताब और एक है जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं रीडिंग वाली बुक की बात करूं तो जो सिंगल पब्लिकेशन है इसके लिए इसका जो क्लैट PG प्लस एलएड के लिए एक बुक है जिसमें उन्होंने सारा मटेरियल कवर कर रखा है। आप वो वाली किताब पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ में सिंगल की जुडिशरी वाली 4 बुक का सेट आता है, प्लस सिंगल की क्लैट PG का भी सेट आता है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो मार्क करके चलना। डेली बेसिस पर जब आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो ये आपको आगे बहुत ईजी लगेगा पेपर, क्योंकि है ना उसमें एक एक चैप्टर में आपको 1000 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, जैसे है ना अगर मैं बात करूँ फैमिली लॉ की 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ टॉट की 800 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ 1000 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल लॉ 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो जब आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो चीज़ हमें याद नहीं होती, जैसे सेक्शंस याद नहीं होते, केस लॉ याद नहीं होता, पढ़ने में अचानक फोकस चला जाता है, हम रीडिंग में मिस्टेक कर देते हैं, नोट नहीं पढ़ते, क्वेश्चन का ट्विस्ट नहीं समझ में आता है। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो आप किससे कर सकते हैं, सिंगल वाली बुक से ज़रूर कर सकते हैं। इसी चीज़ के साथ में जब हम है ना आप क्लैट PG के लिए तैयारी करते थे तो क्या बोला जाता था, न्यूज़पेपर पढ़ो, बिना न्यूज़पेपर पढ़े क्लैट आपका नहीं निकलेगा। सेम वैसे ही चाहे आप
मनुपत्रा देखें, चाहे लाइव लॉ देखें, चाहे SSC ऑनलाइन देखें, इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिल रहा होगा, केस लॉज मिल रहे होंगे, आर्टिकल्स मिल रहे होंगे। इन आर्टिकल्स को पढ़ना ज़रूरी है, इन केस लॉज को पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने रीडिंग हैबिट डाल ली है तो आपके लिए क्लैट PG और एलेट निकालना बहुत आसान होगा। तो है ना, इन्हें पढ़ने का तरीका है, यानी कि जितने भी आप पहले लैंडमार्क केसेस पढ़ने चालू करो, डिटेल में पूरा पढ़ो, उसमें जो रेफरेंस दे रखा है वो पढ़ो, जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है वो पढ़ो, साथ में ही आर्टिकल्स पढ़ो। जब आप ये पढ़ोगे ना तो इससे आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी, आर्ग्यूमेंट्स डेवलप होंगे और ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आज मुझे किसी बच्चे का नाम याद नहीं होता है, उसका मेन कारण ये है कि मुझे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है। पर जब भी हमें किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड स्टोरी पता है तो हमें वो केस भी याद रहेगा कि हाँ यार इसमें ये हुआ था। तो जब हम मूवी देखते हैं तो क्या होता है, अगर आपको मैं 10 मूवी के नाम बताऊं तो आपको लगभग स्टोरीज पता होगी कि हाँ उसमें ये हुआ था, हाँ उसमें। तो यानी कि हर इंसान की, हर केस की, हर मूवी की स्टोरी होनी चाहिए जो आपको पता है। अगर उसे डिटेल में पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद रखनी आसान हो जाएगी। पर सिर्फ अगर आप शॉर्टकट लेकर पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें दिक्कत रहेगी। प्लस हमारे दिमाग में मेमोरी जो वाली चीज़ होती है वो नहीं है। आज अपन इतनी लंबी लाइफ जीते हैं कि आपको सारे पल और सारे क्षण याद होते हैं नहीं। हम कौन सी चीज़ को बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं वो वाली चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो अगर बाय चांस आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और उसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ो और उसे अपने दोस्तों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। इसी चीज़ के साथ में ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट इन सेंस की है ना, उसमें होता है कि आप है ना क्लिक करते जाओ और आपको वो वहाँ आंसर बताता जाएगा। इस तरीके के कभी कभी टेस्ट देने भी अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई को लेकर। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई को लेकर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई को ले तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको पढ़ाई को लेकर। तो बोला जाता है सबसे पहले रियलिस्टिक गोल बनाओ। मेरे जैसे गोल तो बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि यार डेली अपन 12-12 घंटे पढ़ेंगे, भाई नहीं पढ़ा जाता है। 5 घंटे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा जाता है। तो है ना, होता क्या है कि इसकी वजह से हम खुद को फेलियर फील करते हैं और हम आगे मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग क्लैट PG या एलेट का पेपर देते हैं वो लगभग सारे लोग या तो कॉलेज जा रहे होते हैं या इंटर्नशिप या जॉब में होते हैं। अब अगर आप इंटर्नशिप जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो नो डाउट कभी वर्क प्रेशर रहता है, कभी एग्ज़ाम आ रहे होते हैं। तो ऐसे में डेली बेसिस पर 5 घंटे निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियरिटी के साथ में 2 से 3 घंटे निकालते हैं तो वो वाली चीज़ आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्लस ये 2 से 3 घंटे कब निकालने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे दिन में हमें है ना एग्जैक्टली 2 या 3 घंटे मिलते हैं जो कि हम वेस्ट कर रहे होते हैं। या तो वो हो सकता है कॉलेज जाने के पहले वाला काम हो सकता है, या फिर रात में सोने से पहले मूवी देख ली, सीरीज़ देख ली, वो वाला काम हो सकता है। या फिर शाम को हो सकता है कि आपका वर्कलोड कम रहता है, या फिर कॉलेज से आने के बाद में आप 2-3 घंटे इधर उधर बातों में, नाश्ता करने में, इसमें ही निकाल देते हैं। तो अपने दिन को एनालाइज करो और वो वाला टाइम निकालो जिसमें आप मोबाइल चला रहे होते हो, और उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप अनरियलिस्टिक गोल वाली चीज़ क्या होती है, तो सोचो कि मेरी है ना सुबह उठने की आदत नहीं है, जीवन में मैं कभी जल्दी नहीं उठी हूँ, ऑल्दो इच्छा करती हूँ नहीं उठी हूँ, मजबूरी होती है तो उठ जाती हूँ। तो अगर आप सोचेंगे, अगर आप मेरे जैसे हो जिसे सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, और अगर वो 5 बजे सुबह का प्लान बनेगा कि भाई 5 बजे से लेकर 8
8 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन चालू करूँगा। भाई पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एंटायरली खुद को चेंज कर रहे हो और इसलिए, और आपको पढ़ाई भी करनी है, तो ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब है ना, इसमें आप खुद को अपनी स्ट्रेंथ देखो। अगर आप रात में पढ़ने की आदत है, आपको रात में आप लंबा खींच सकते हो, तो नो डाउट आपको रात में बैठ जाना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका एनवायरनमेंट जो है वो सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग में एनवायरनमेंट सब लोग जल्दी उठते हैं, तो मॉर्निंग में अपना स्टडी का शेड्यूल बनाओ। कई जगह होता है कि शाम को जब आप आते हो, ऑफिस से आ रहे हो या कॉलेज से आ रहे हो, तो है ना काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग हो रही होती है, नाश्ता खाना और सारी चीज़ें आपको मिल रही होती है, आप रिलैक्स कर सकते हो, तो उस टाइम पर भी पढ़ा जा सकता है। तो ये देखो कि सबसे ज़्यादा अनआउटपुट वाला काम कौन सा है, लेस आउटपुट वाला काम कौन सा है, वो कौन सा टाइम निकलता है, उस पर अपने 2 से 3 घंटे पढ़ना। और जैसे ही आप ये अपने रूटीन के हिसाब से ये वाली चीज़ को मर्ज करोगे तो काफ़ी अच्छा निकलेगा। अब है ना, जब बात करते 2 से 3 घंटे मैडम पढ़ा ही नहीं जाएगा, ऑफिस से आने के बाद थक जाते हैं, कॉलेज से आने के बाद थक जाते हैं, तो जब आप 2 से 3 घंटे वाली चीज़ करते हैं तो आपको पोमोडोरो जो भी है, ठीक है, तो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्या होती है ये टेक्निक? तो आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले जो मैं गलती करती थी वो मत करना। मैं हमेशा ये बोलती थी कि भाई मैं 10 पेज पढ़कर फिर उठूँगी, और फिर बीच में अगर कोई बुला लेता था तो दिक्कत हो जाती थी। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, 25 मिनट में आपको पढ़ना है, तो 25 मिनट रीडिंग को दो। तो किसी भी तरीके का टॉपिक ले लिया, यानी कि अपन ने बेयर एक्ट के स्टार्टिंग के 5 पेज ले लिए, उसे 25 मिनट में रीड कर लिया। रीड करने के बाद उससे रिलेटेड 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लिए, फिर वापस 25 मिनट क्या कर लो, रीडिंग कर लो, फिर 5 से 10 मिनट क्वेश्चन कर लो। तो यानी कि आपके पास दोनों चीज़ें पहले तो हैंडी होनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले बुक्स ऑर्डर करो। तो अगर आपने सिंगल ऑर्डर कर रखी है तो सिंगल का आपने क्या करा, एक साथ 5 पेज पढ़े, उसी में आपने देख लिया कि भाई अगर आज मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के स्टार्टिंग के सेक्शंस करे हैं तो उससे बैठते हुए मैंने क्वेश्चंस कर लिए। फिर उसके बाद सेकंड वाला राउंड लिया जिसमें मैंने और थोड़ा आगे का टॉपिक पढ़ा और उसी टाइम पर क्वेश्चन कर लिया। जब आप इस तरीके से 25 मिनट काम करना, फिर 5 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक लेना। अब है ना, ब्रेक लेना अगर मेरे टेंडेंसी के हो तो मैं ब्रेक लेती हूँ तो पूरी पसड़ जाती हूँ, यानी कि मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, वापस से अपने उस पर नहीं आ पाती हूँ, या फिर मोबाइल चलाने लग जाती हूँ, जिसके कारण मैं कई बार लेट हो जाती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ब्रेक ले रहे हो तो उस ब्रेक में क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना, इससे आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा और आपको है ना टोटल जो 3 घंटे हैं उसका आउटपुट ज़्यादा दिखेगा। डन। अब है ना, जब मैं इंटर्नशिप में थी तो मैंने ये देखा था कि जब हमारा है ना वर्कलोड सबसे ज़्यादा होता था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सीएस में, कंपनी सेक्रेटरी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में जब है ना ऑफिस चालू होता था 10 बजे पर वर्कलोड ज़्यादा था, तो सर ये बोलते थे कि 8 बजे आ जाना, 4 बजे चले जाना आप। तो इसमें फ़ायदा क्या होता था, ये जो 8 से 10 का टाइम पीरियड है उस पर कोई फ़ोन कॉल नहीं आता था, और कोई फ़ोन कॉल नहीं आता था, कोई क्लाइंट नहीं आता था, क्योंकि सबके लिए ये है कि ऑफिस तो 10 बजे खुलेगा। तो 8 से 10 हमें इतना साइलेंस वाला टाइम मिलता था, और जो काम हम पूरे दिन में बैठकर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, पर उन 2 घंटे में बैठकर बहुत ज़्यादा काम कर पाते थे। तो आपको है ना अपना साइलेंस वाला टाइम देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा आउटपुट दे पाते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये है ना आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाली चीज़ बहुत होती है। तो संडे के संडे अगर बाय चांस आपने फैमिली लॉ पढ़ा, अब मेरे साथ क्या होता है कि बच्चे जब स्टार्टिंग में पढ़ते फैमिली लॉ पढ़ लिया और 6 महीने के बाद मैडम वो तो सब भूल गए, याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप मंथली रिवीजन और है ना उसके बाद आपका कौन सा रिवीजन, वीकली रिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और पीछे वाला सब भूलते जाओगे। ऐसा नहीं करना है। संडे के संडे बैठकर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो नो डाउट आपने जो शॉर्ट नोट बना रखे हैं उसमें से पढ़ सकते हो, पर अगर मेरे जैसे लोग हो जो कि नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सी चीज़ सही कर रहे हैं और कौन सी चीज़ गलत है, कौन कौन से सेक्शन भूल रहे हैं, किस में वापस से
हमें याद करने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? दोनों तरीके का रिवीजन सही रिवीजन माना जाता है। किसी को क्वेश्चन पूछ के समझ में आता है, किसी को डायरेक्टली वो बोल पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है वो अपने हिसाब से रखना, पर संडे के संडे रिवीजन करना ज़रूरी है। और संडे को किसका रिवीजन करना है? जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है टॉपिक, उसका करना है। तो एक काम करो, 9 महीने हैं तो इन 9 महीने में हफ्तों को डिवाइड कर लो। ठीक है, जितने भी आपके हफ्ते आएंगे 9 इंटू 4 कर लो, तो 9 4 ज़ा 36 आएगा। लगभग आके आपके 36 से 36 या फिर आपके 37 वीक्स आ रहे हैं। और है ना, पूरा जो आपका प्लान है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और इन सारी चीज़ों को 36 वीक को आपको क्या करना होगा? 36 टॉपिक कवर करने होंगे। जब आप इस तरीके से कर रहे होगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें कवर्ड भी रहेगी प्लस रिविजन भी रहेगा। एक मेजर प्रॉब्लम रिविजन स्ट्रैटेजी में क्या होती है? तो हम क्या करते जाते हैं, एक महीना बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर दूसरा महीना अच्छे से पढ़ा, 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर अचानक है ना कोई भी पर्सन हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर हमने कोई नई क्लास ज्वाइन कर ली, उसमें जो पढ़ा रहे हैं या पूछ रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा या फिर याद नहीं आ रहा। अब जो 4 महीने आपने पढ़ा है, वापस आप उस पूरे को रिविजन कर रहे हो और आपका पूरा महीना निकल जाता है, और टेंशन ये हो जाती है कि भाई रिविजन करें कि आगे का पढ़ें। ठीक है, तो जो लोग रिवीजन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि पहले 4 महीने काम करा और फिर वापस से आपको 2 महीने काम करना होता है, क्योंकि जो हमने 4 महीने पढ़ाई करी है वो तो हम पूरा भूल गए हैं। इसी रिपीटेटिव वाली जो स्पेस है, इसी रिपीटेटिव नेचर में हम फंस जाते हैं और हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है। फिर हम गिल्ट मोड में चले जाते हैं कि यार सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम में कैसे ही मार्क्स आएंगे। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप कहीं भी घर के बाहर जा रहे हैं, अगर आप अपना कमरा साफ़ करके नहीं जाओगे और सीधे घर के बाहर निकल गए, तो जब आओगे ना तो आपको घर ज़्यादा गंदा दिखेगा, अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए उसी टाइम पर आप फटाफट अगर अपना कमरा साफ करके फिर निकलते हैं और वापस जब आते हैं आपको सारी चीज़ें इन प्लेस दिखती हैं, तो आपका आउटपुट ज़्यादा होता है। दिमाग के साथ भी यही है। अगर बाय चांस आप पहले ही अपनी सारी चीज़ें रिवीजन रेगुलर बेसिस पर करोगे तो बाद में ABCD से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है मॉक टेस्ट। अब 2 तरीके के होते हैं। जब हमारा दिमाग है ना किसी चीज़ को पढ़ता है, इंस्टेंट बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसे सही कर लेते हैं, लेकिन जब 10 चीज़ों को मिलाकर फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर्स ज़्यादा गलत होने लग जाते हैं। तो आपको 2 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना और दूसरा है मॉक टेस्ट करना। मॉक टेस्ट में आपको अलग अलग तरीके के, पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्रिमिनल, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर फैमिली, फिर इंटरनेशनल, फिर एनवायरनमेंट, ऐसे अलग अलग तरीके के आएंगे ना, तो याद करने में परेशानी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फिर आता है कि ये जो 3-4 कंसेप्ट हैं ये बहुत अच्छे से करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस करना ही है। क्रिमिनल लॉ, नया वाला क्रिमिनल लॉ बहुत सारा आया है, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स उसमें से पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ में लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, IPR से बहुत सारा आएगा इस बार, चाहे आप क्लैट PG की बात कर लें, चाहे LET की बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, जिस तरीके से दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड और इसी के आसपास आपका पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा घूमने वाला है। बेसिकली इंटरनेट वाली चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। इसी में आपका क्रिमिनल लॉ भी आएगा कि नेट पे अगर आप किसी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो उससे क्या बोला जाएगा, वो कितना सही और कितना गलत माना जाएगा। तो इस बार के पेपर में फोकस आपका किस पर रहना चाहिए? इंटरनेट और इससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना, पेपर इजी लगेगा। प्रॉपर्टी लॉ आएगा और साथ में ही आपको है ना इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। तो जब हम बात करते हैं, मैडम तैयारी तो कर ली, पर कितनी ही तैयारी कर लो पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों है?
कितनी ही कोशिश कर ले पेपर अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, तो जब भी आप पेपर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। एक और चीज़ है जो बच्चे गलती करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर बैठे, क्रिमिनल लॉ लिया तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ लेकर बैठे हैं। भाई ऐसा नहीं है। क्या तुम एक ही रोटी, एक तरीके की रोटी बिना किसी के साथ में डेली बेसिस पर खा सकते हो? नहीं, आपको बहुत सारी वैरायटी चाहिए होती थाली में। वैसे ही दिमाग को भी चाहिए होता है। अगर आप है ना लगातार 2 से 3 घंटे डेली पढ़ रहे हो और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ना, जल्दी बोर हो जाओगे और आधा करके छोड़ दोगे। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ा मसाला क्रिमिनल लॉ का, थोड़ा ईजी थोड़ा टफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईजी लगता है तो साथ में फैमिली लॉ कर लो। एनवायरमेंट बोरिंग लगता है तो उसके साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉट वाला कर लो। तो यानी कि आपको क्या करना है, मिक्स एंड मैच करके पढ़ना है। आधा दूसरी चीज़ का पढ़ा, आधा दूसरी चीज़ का पढ़ा, और फिर उसके क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। फिर आता है एलिमिनेशन टेक्निक। जब भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट होता है कि जो क्वेश्चन हमें है ना डायरेक्ट बैरेक्ट में से पूछे गए हैं, हमेशा से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो सबसे पहला जो राउंड होता है वो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, रीड करते ही समझ में आ गया और आपको आंसर पता है, कुछ नहीं सोचना। उस पर आप क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। सेकंड राउंड में वो करना है जिसमें हमें एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से यार, 4 ऑप्शन हैं। अब जैसे यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं यहाँ, तो ऐसे में होता क्या है, एक पेपर के क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछे जाते हैं। तो है ना, यहाँ क्वेश्चन देखने पे तो इजी लग रहा है, पर 4 जो ऑप्शन हैं वो चारों के चारों इतने पास पास हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या है। या फिर अगर आप टॉट में देखेंगे तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पर एक जो ऑप्शन है वो वेग है। वेग है मतलब बहुत ब्रॉडली बता रहा है, दूसरा वाला जो है वो स्पेसिफिक बता रहा है। तो हमें सोचने का टाइम पीरियड चाहिए कि भाई किस पर मार्क करें। तो ये वाला कब करोगे, राउंड 2 में करोगे। और राउंड 3 में वो क्वेश्चंस करोगे जिसमें हमें एलिमिनेशन टेक्निक करनी है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये देखना है भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो रहा होगा। तो यानी कि सबसे आखिरी में वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें बहुत एनालाइज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और फिर सॉल्व करना है। बच्चों का पेपर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो एक बार में ही पूरा कर दें। भाई एक बार में पेपर पूरा नहीं होगा और उसकी वजह से किसी क्वेश्चन में आप बहुत टाइम लगाओगे, किसी में कम टाइम लगाओगे और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। 90% ऑफ द बच्चे क्लैट पीजी का पेपर नहीं कर पाते हैं पूरा, रीडिंग स्पीड नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा फोकस करते किसी एक टॉपिक पर। फिर दूसरी वाली चीज़ क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अब ये याद रखना, एलिमिनेशन मेथड जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर आज से आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना इस टेक्निक को यूज़ करने की, तो एंड टाइम पर आप जो भी कर रहे होगे आपको वो तुक्केबाजी ही लगेगी। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो प्रैक्टिस से आता है, वो एक दिन में नहीं आ जाता। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो जो क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड ज़रूर इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है क्वेश्चन सिलेक्शन। तो यानी कि जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे आते हैं वो पहले कर लो। वही वाली चीज़ कि जो चीज़ें आपको आती है एक बार में टिक कर सकते हो वो कर लो, बाद में आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चंस करने हैं। फिर बात करते हैं रिविजन एंड प्रैक्टिस की। अब रिविजन एंड प्रैक्टिस वाली चीज़ क्या है, तो रिविजन एंड प्रैक्टिस 2-3 तरीके से होती है। यानी कि खुद को झटका देना। सबसे पहला क्या है, खुद को झटका देना। किस तरीके से, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलो, रैंडम बेसिस पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, पता पड़ जाएगा कितने पानी में हो। ठीक है, तो ऐसे बार बार खुद को टेस्ट करके देखना। जब हम नया नया दौड़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो है ना वो बच्चा इतना ज़्यादा क्यूरियस होता है कि वो हर चीज़ आजमाना चाहता है। इसलिए बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। हम लोगों के लिए दिक्कत ये है कि हम है ना
अपनी हार से इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं कि हम है ना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं जिसमें हमें नेगेटिव मिल रहा हो। और अगर नेगेटिव मिलता है तो कि यार मैडम ये तो तैयारी ही अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपको जल्दी पता पड़ गया कि तैयारी अच्छी नहीं है और हमें तैयारी की ज़रूरत है। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो रैंडम बेसिस पर टॉपिक उठाकर उसके क्वेश्चंस करो। इससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड से देखो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक रैंडम आर्टिकल, ठीक है, उस आर्टिकल्स में क्या बोल रखा है, क्या आप उसे बता पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ये वाली चीज़ ज़रूर करनी है। फिर उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स का एनालाइज करना है और पास्ट ईयर पेपर्स भी करने हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लास्ट टाइम के लिए रख देते हैं पास्ट ईयर पेपर्स। अगर आप एंड टाइम के लिए पास्ट ईयर पेपर्स रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि तब आपको अगर बाई चांस सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आपका मन नहीं लगेगा पास्ट ईयर पेपर्स में, या फिर सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ तो बच्चा फुल्ली रिलाई कर लेता है पास्ट ईयर पेपर्स में कि मैडम ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। भाई पास्ट ईयर पेपर जो है ना वो सिर्फ आपको सपोर्ट देते हैं, आपको पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स के भरोसे अगर आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, खुद की लाइफ के साथ या इस पेपर के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हमेशा डायरेक्ट पढ़ो। सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करो, उस सिलेबस में से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के डायरेक्ट पढ़ो। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट का एक रजिस्टर बनाओ और रीसेंट जजमेंट का एक रजिस्टर बनाओ और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अगर आप ये ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, डायरेक्ट फुल सिलेबस और क्वेश्चंस करना और लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट जजमेंट करना, अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आपको सारे पेपर्स इजी लगेंगे, चाहे आपने पैटर्न देखा हो चाहे नहीं देखा हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर पैटर्न पर जाते हैं तो आजकल तो ये हर बार गूगली ही दे रहे होते हैं। किसी पर है ना एनवायरनमेंट ज़्यादा पूछते हैं, किसी पर IPR ज़्यादा पूछ लेंगे, किसी टाइम पर वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछ लेंगे, तब एंड टाइम पर देखकर क्या कर लोगे। इसलिए हमेशा फुल्ली इक्विप्ड, फुल्ली प्रिपेयर होकर जाओगे और 9 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। फिर बात करते हैं ऑनलाइन फॉरम्स की। तो यहाँ बोला जाता है कि आपको कई सारे आप है ना वो कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस देते हैं। आप है ना अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जहां आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक्स अच्छे से पता हो जाएंगे। जितना ज़्यादा गाइडेड रहोगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा। ये वाली जो रास्ता है ये अगर आप अकेले करते हैं तो बिन पतवार की नाव जैसा है, यानी कि जहाँ लहर जा रही है कि यार इसने बोला आज ये टॉपिक अच्छा है तो अपन ने वो पढ़ लिया, उसने बोला वो टॉपिक अच्छा है तो वो पढ़ लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। लेकिन जब आप गाइडेड तरीके से पढ़ रहे होगे तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इसी चीज़ के साथ में जो आपको करना है वो है कि आपको इम्पॉर्टेंट वेबसाइट, यानी कि एलएड की वेबसाइट, SCC वेबसाइट, लाइव लॉ, इन सब के ऊपर डेली बेसिस पर क्या करना है, काम करना है। अब ये कई सारे अनाउंसमेंट, कई सारे पैटर्न, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो उसके बारे में ध्यान रखना। एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है। अब स्पून फीडिंग, जब तक आप अपनी ये स्पून फीडिंग की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी। मैडम अभी तो बोला कि आपको है ना सपोर्ट चाहिए और हमें है ना कि आप लोगों को क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए। भाई गाइडेंस वाली चीज़ अलग होती है और स्पून फीडिंग अलग होती है। जब मैं बोलती हूँ गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको टॉपिक समझा सकती हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा सकती हूँ और जितने भी आपके रीसेंट केसेस हैं उन्हें बता सकती हूँ। लेकिन जब आप बात करते स्पून फीडिंग की तो यहाँ बच्चे सेल्फ रीडिंग करते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैडम ने पढ़ा दिया है, हमने क्वेश्चंस कर लिए, हो गया। भाई जब तुम्हारा पेपर होगा तो मैडम रीड करके तुम्हें नहीं समझाएंगी, तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पर रीडिंग करना ज़रूरी है। और अगर आप सेल्फ रीडिंग नहीं करते हो तो स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो वो क्वेश्चन को एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही नहीं होती हैं। आप सिर्फ वीडियो का वेट करते कि वीडियो आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि क्या डिक्लेरेशन हुआ है, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। जब उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मुझे और ज़्यादा ये लगता है कि बच्चे है ना इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं वीडियोज़ पर
कि किस तरीके के वीडियो आ रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। आप खुद नोटिफिकेशन देखा करो, उससे रिलेटेड पढ़ा करो। और आज के एआई के ज़माने में तो जितनी बार आप एलर्ट की वेबसाइट देखेंगे या लाइव लॉ देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन दिखा देगा आपके मोबाइल पर। तो एटलीस्ट उन नोटिफिकेशंस को देखा करो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अपडेटेड रहोगे, सेल्फ अपडेटेड रहोगे, उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने की बात बोली जाती है, आपको आर्टिकल्स पढ़ने की बात बोली जाती है, ये कोई स्पून फीडिंग वाली चीज़ नहीं होती है। ये वो है जो बच्चे सेल्फ अवेयर रहते हैं, हाँ हमें पढ़ना है, हाँ हमें करना है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमें अपनी टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी, कोई दूसरा हमें पुश करे ये वाली चीज़ नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो अच्छा रहेगा। फिर आता है आपका की स्ट्रेटेजी। अब यानी कि आपको रिव्यू करने हैं सारे कंसेप्ट। अगर आप एग्ज़ाम के पहले रिव्यू नहीं करके जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। अब रिव्यू छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, 3 से 4 घंटे में आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर सकते हो। बाय द वे, मैं अनअकैडमी पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें फ्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ। चाहे आपका है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे आपका वो टैक्सेशन हो, आपका बिजनेस लॉ हो, तो इन सब के फ़्लो चार्ट्स मिलते हैं आपको। ICAI के पोर्टल पर भी वो फ़्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। तो उन फ़्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ना, वो कलरफुल फ़्लो चार्ट्स हैं, सारी डिटेल्स दे रखी है उसमें। तो अगर उन फ़्लो चार्ट्स को बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा आपको कि नोट्स बना रहे हो, और डायरेक्ट रिवीजन करा जा सकता है। फिर उसके बाद है कि जितना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं इसी चीज़ के साथ में, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी आपको दे रहा है 60% ऑफ। और ये 60% ऑफ जो है ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है, और इस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AC लॉ, अनुजा चतुर्वेदी लॉ, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा होगा 5% का। इसी चीज़ के साथ में हम लोगों ने क्लैट PG की क्लासेस भी हैं, एलएड की क्लासेस भी हैं, और CUET की क्लासेस भी हैं। जो मंजरी मैम ने पढ़ाया था और मैंने पढ़ाया था, उसमें से काफ़ी सारा CUET में आया है बच्चों को, जिसके कारण पेपर बहुत इजी लगा है। तो पेपर कभी भी टफ़ या इजी नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, हो सकता है पेपर टफ़ आया हो, पर अगर आप खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा फोकस्ड रहना, इसलिए हमेशा आपको क्या रहना है, फोकस्ड रहना है। जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा खुद को टेस्ट करोगे, उतना ही कम फेल होगे एग्ज़ाम में। जो बच्चे एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं, जो बच्चे पूरे टाइम टेस्ट नहीं करते हैं खुद को, वो एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट देना पड़ता है। अब है ना, अगर मैं अपनी ही बात बता देती हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई करती थी, ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला भी कि है ना आंसर्स लिख कर देख लिया कर, ठीक है। चीज़ों को लिख कर देखेगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पर नहीं, हम है ना उस टाइम पे फुल टेंशन में थे कि आज तक कभी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुए, तो अब कैसे अटेम्प्ट लग सकता है। तो मैंने कभी भी अपने आंसर्स को लिख कर नहीं देखा, पर एक बार जब अटेम्प्ट लगा तो समझ में आ गई कि आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि मैं ये बोलती थी कि मैं आप आंसर सुना देती हूँ, मैं दूसरों को समझा देती हूँ, तो जब मैं अच्छा समझा सकती हूँ तो मैं अच्छा लिख भी सकती हूँ। लिखने में और समझाने में फ़र्क होता है, और इसलिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना आपको पता पड़ेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर जाते हो, कौन सी बारीकियाँ हैं जो आप रह जाती हैं आपसे। तो इसलिए कभी भी, और मैं क्यों नहीं करती थी कि यार मार्क्स कम आएंगे या फिर आंसर में गड़बड़ होगी या फिर आलस, एक तरीके का डर और आलस एक बार मिल जाते हैं ना तो प्रोक्रास्टिनेशन बन जाता है। फिर आपका, अगर मैं क्लैट PG की बात करूँ तो अचीवर्स बैच स्टार्ट हो चुका है 4 मार्च से, जहां आपको मिलेंगी 200 लाइव क्लासेस प्लस 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आपको एडिशनल मॉक टेस्ट भी मिलते रहते हैं। इसी चीज़ के साथ में ये था मेरा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में ही अगर आप चाहें तो अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें अभी मैं करवा रही हूँ टॉट के
क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी अलग अलग टॉपिक के मॉर्निंग सेशन में। तो जब भी टाइम मिले तो उस वाले सेशंस को ज्वाइन करना, और जब मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से फील कर पाओगे और आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।